कोरोना के बाद पहली बार आप कॉलेज आए हो। आपका जब से एडमिशन हुआ तब से पहली बार कॉलेज आए। कॉलेज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब आपको पढ़ाई भी बहुत अच्छी लगेगी। अंग्रेजी विषय आप पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कोई जोर नहीं देना है, कोई तनाव नहीं लेना। आप इतना अच्छी तरह समझ जाओगे कि हिंदी से भी सरल आपको अंग्रेजी लगने लगेगी। आपकी किताब का नाम क्या है? हाइव्स। देखो आप अभी तक आपने अपनी किताब बी हाइव नहीं पढ़ पाए। आपकी किताब का नाम क्या है? बी हाइव्स। तो आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी बातें। जब आप क्लास में आए, कॉलेज का क्या नाम है, किताब का क्या नाम, आपके सभी विषयों का नाम पता होना चाहिए। उसमें कौन सी पुस्तक चल रही है। बहुत सजग बनना पड़ेगा, बहुत जागरूक बनना पड़ेगा, समय से आना पड़ेगा, देर नहीं होनी चाहिए। आपका पहला पाठ, उसका नाम क्या है? नहीं पढ़ी? दे फन दे है। किताब पढ़िए। किताब नहीं तुम्हारे पास? वो वाला क्या होता है? द फन दे है पहला लेसन है। लेकिन मैं लेसन अभी पढ़ाने नहीं जा रहा, मैं आपको पढ़ाने का आर्ट बता दूंगा ताकि आप स्वयं पढ़ लें। एक नदी पार कराना होता है, एक नदी तैरने सिखा देना कि आप स्वयं तैर जाएं। कब तक आप दूसरे के भरोसे तैरोगे? किताब को आपको पढ़ना सीख लेना है। अंग्रेजी हम क्यों सीख रहे हैं? अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। जब आप इंटरमीडिएट के बाद अलग अलग कॉलेजेस में जाएंगे, अलग अलग विषय पढ़ेंगे, तो वहाँ पर 80% अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। और अगर आप आज से अच्छी तरह अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो फिर आगे सफल नहीं होंगे। इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको सीखना है। आप जो पहला पाठ पढ़ोगे, उस पहले पाठ में जो पहला वाक्य है क्या है? What is the first sentence? पहला वाक्य नहीं पता। देखिए यही है आपकी कमजोरियां। वाक्य क्या होता है? What is sentence? कल मैंने वीडियो भी डाला था, जो कल की क्लास चली थी, वो वीडियो डाला था। मैंने सोचा था आप वीडियो देखेंगे तो मुझको कल वाली बात आज नहीं पढ़ानी पड़ेगी, समय से। आपका रोज ये जो क्लास चल रही है, वीडियो देखिए बन रहा है, ये पढ़ जाएगा। ये जो कल बच्चे आए थे उसको पढ़ेंगे, तो आपको नोट बनाने काम नहीं, वीडियो देख करके अपने नोट को बना लेना। ये समय बचेगा ताकि तेजी के साथ आपके लेसन को आगे बढ़ा सकें, आप तेजी के साथ समझ सकें। आप जब लिखते हो तो समय वेस्ट होता है। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपके ग्रुप पर डाल देता हूँ। रोज आप इस वीडियो को पढ़ें और नोट बनाएं। तो आप पहला पार्ट इसका जब पढ़ेंगे द फन दे हैड में सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? वाक्य इसको कहते हैं। वाक्य क्या है? देखिए ये सब बातें कक्षा 3-4 में बताई जाती हैं। आप कक्षा 9 में हैं, आपको वाक्य नहीं आ रहा है क्या? डरना नहीं है, खुल के बोलना। ये क्लास एक खेल की तरह है, अपनी बात खुल के लिखना है। हम अब आप दोनों लोग मित्र के रूप में यहाँ खड़े हैं। आप अपनी बात, पढ़ाई से संबंधित मित्रता है ये, आप अपनी बात खुल के बोलिए। कोई यहाँ पर डर का बंधन नहीं है।
मुँह खोल लो तो दूर दूर बैठे हो तो। हाँ क्या बोल रहे हो? ये ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या? A group of it's called sentence. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स It's called sentence. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब आपको बैठ जाइए, अब ग्रुप ऑफ वर्ड देखिए। ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, आर लिखा, ईट लिखा, राम लिखा है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्या ये सेंटेंस बन पाया? इसका मतलब है कि केवल एक ग्रुप ऑफ वर्ड ही सेंटेंस नहीं है। फिर सेंटेंस क्या है? जब ग्रुप को सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाए और ऐसा लिखा जाए कि उसका अर्थ निकल आए, तो ग्रुप ऑफ वर्ड हो और मीनिंगफुल हो। क्या हो? मीनिंगफुल हो, उसमें अर्थ निकलता हो। जैसे अब इसी को देखिए, राम ईट्स आ मैंगो। आप सारी बातें सही हो गई। राम ईट्स आ मैंगो, अब अर्थ निकला। तो ग्रुप ऑफ वर्ड हो और उसमें मीनिंग आती है तो उसको क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। तो इसको अगर लिखना हो, व्हाट इज अ सेंटेंस? व्हाट इज, वाक्य क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ words that give complete meaning. That give complete meaning. ये वाक्य का वो समूह है, शब्दों का एक समूह है जो पूरा अर्थ देता है। आपने देखा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स से कोई अर्थ आया था? अर्थ तब आया जब उसमें सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया और मीनिंग दिया, तभी तो हुआ। बात क्लियर हो गई है? तो वाक्य क्या है? ये शब्दों का एक समूह है और जिससे अर्थ निकलते हैं। ठीक, आप लोग सहमति पत्र लाए हैं? अभी लास्ट में दे देना। जो नहीं लाए परसों लेकर आना, आपकी टर्न परसों आएगी। एक दिन छोड़ के आएंगे, जो कल आए थे वो कल आएंगे। एक दिन छोड़ के आना है ताकि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। होमवर्क जो मिले उसको ईमानदारी से करना है, बहुत मेहनत करना है। आपका जो कंपटीशन है उन बच्चों से है जो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में जिनकी फीस हर महीने 10,000 रुपये महीने है, उनसे आपका कंपटीशन है। और आपकी फीस कुछ नहीं है, 804 रुपये दिए और 6 महीने की फीस, और उनकी 10,000 रुपये महीने फीस है। लेकिन पढ़ाई आपकी 20,000 रुपये महीने वाली है, क्योंकि वो अपने टीचर को देते हैं 2,000 और सरकार यहाँ के टीचर को देती है 1 लाख। तो आप सोचिए कि ये पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है। आपके कॉलेज के टीचर में का जो सिलेक्शन होता है आयोग से होता है, यहाँ वो आने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए बहुत मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ना है। पढ़ना ही एकमात्र उद्देश्य है और शिक्षा ही हमारे और आपके जीवन को बदल सकती है। इसके अलावा कुछ इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन, ये सबसे प्रभावशाली शस्त्र है। आज शिक्षा के बल पर अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे आगे है, शिक्षा के बल पर तो है। इसलिए हमको आपको शिक्षित होकर पूरे देश को अच्छा बनाना है। तो आप पढ़ रहे हो सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन कब? जब ये मीनिंगफुल हो
आप सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं कोई बता सकता है? 5 प्रकार के। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस जी। इंपरेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। सर मतलब वो सीरियल नहीं बता पाए हैं, क्या? मतलब सीरियल वाइज नहीं बता पाए हैं। तो सीरियल तो जानना चाहिए ना। और कोई बता सकता है? चलिए मैं बताता हूँ, सीरियल से बता दूंगा। नोट नहीं करना, नोट आपका वीडियो कर रहा है, बस वीडियो देखना। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, अंतर मन के राम मेरे चैनल का नाम है। उस पर मेरी फ़ोटो दिखेगी, जैसे डालोगे अंतर मन के राम तो नोट कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है, एजुकेशन चैनल का नाम है अंतर मन के राम। तो जैसे इस चैनल को डालोगे आप सब्सक्राइब करना, जो भी वीडियो जाएगा वहाँ पर पढ़ना, उस पर कमेंट करना, लाइक कर देना अगर हो सके तो। मैं नहीं कहता हूँ, आपको अच्छा लगे तो करना, कोई ज़रूरी नहीं है। आप सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के सेंटेंस, यानी 5 टाइप्स। फर्स्ट है नंबर 1 असर्टिव। अच्छा, असर्टिव दिखाई पड़ रहा है। दूसरा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव अभी मैं समझा दूंगा तो आपको याद है। तीसरा इंपेरेटिव। चौथा ऑप्टेटिव। और 5वां एक्सक्लेमेटरी। ये 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। असर्टिव क्या है? साधारण वाक्य तो सभी, कौन कोई असाधारण पहुंचता है? कथन माने राम गोes to home मैंने कथन। देखो, इस वाक्य से सूचनाएं मिलती हैं। क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन, सूचना मिलती है। देखो, बादल साफ है, आकाश साफ है, धूप निकली है, पानी बरस रहा है। बोलो नहीं, ये सूचना दे। खोल क्या बोलो? पानी बरस रहा है, नो सर। बादल निकला है, नहीं निकला है, आकाश साफ है, सूर्य की रोशनी पर्याप्त है? तो जो सूचनाएं 2 तरीके की होती हैं, एक जिसका उत्तर आप हाँ में देते हैं और एक का उत्तर ना में देते हैं। तो जिसका उत्तर हाँ में देते हैं वो है अफर्मेटिव। क्या है? और जिसका उत्तर ना में देते हैं वो नेगेटिव। उसको पानी बरस रहा है, नहीं, बोलो नहीं निकल रहा है, तो क्या हुआ? सूर्य निकला हुआ है। सही है? अफर्मेटिव। दोनों में सूचनाएं मिल रही हैं। इसको हम इंफॉर्मेशन, हमारा स्टेटमेंट होता है या कथन जिसको ये बोल रहे हैं। अब आपको अंग्रेजी को अंग्रेजी में सीखना है। अंग्रेजी में हिंदी नहीं लाना है, अंग्रेजी को अंग्रेजी में। और सीख रहे हो ना? अफर्मेटिव क्या है? हाँ में उत्तर मिलता है, यस, और निगेटिव में बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इस वाक्य का पहला जो प्रकार है क्या है? असर्टिव। क्या है? असर्टिव। दूसरा प्रकार घर से चले कि मम्मी हमको घर कॉलेज जाना है, आपने अफर्मेटिव यूज किया। गेट पर आए, मे आई कम इन सर, क्या हुआ? प्रश्न पूछा, इंटरोगेटिव हो गया। तो इंटरोगेटिव में आपने क्या किया? प्रश्न पूछा।
और इंपरेटिव आ जाओ, मैंने कहा कम इन, मैंने कह दिया कम इन, आपने कहा मैं आई कम इन, मैंने कहा कम इन, तो कम इन क्या हुआ? इंपरेटिव हो गया। घर से चले तो असर्टिव, गेट पर आए तो, और मैंने अनुमति दी तो सिस्टम से है कि नहीं? कोई अलग है? अब जब आप बैठ गए तो मैंने आपसे कहा बच्चों इतने दिनों के बाद आप आए हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड मॉर्निंग। तो जो गुड मॉर्निंग है क्या है? ऑप्टेटिव है, जहां पर आपको शुभकामनाएं मिलती हैं, विशेष मिलती हैं, कर्ष मिलती, कर्ष माने श्राप, डांट दिया जाता है, कर्ष माने श्राप। तो जहां पर आपको शुभकामनाएं मिलती है, कर्ष मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती है ना, मे गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड नाइट, गुड इवनिंग, तो कहते हो ना, रोज कहते हो। तो इस प्रकार के वाक्य ऑप्टेटिव होते हैं। और पांचवा पार्ट है एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी में अगर कोई चीज अचानक हो जाए, अचानक उठने वाले, अरे शेर आ गया, अचानक हुआ कि नहीं हुआ? अरे पंखा गिर गया, हटो, भारत जीत गया, भारत ने चीन को हरा दिया, सब अचानक हो रहा है। ऐसे वाक्य एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं, और उसके मार्क, उसका निशान ऐसा लगता है, और इसका असर्टिव का निशान ऐसा लगता है, यहाँ फुल स्टॉप जैसा, इंट्रोगेटिव का निशान ऐसा लगता है, इंपरेटिव का निशान ऐसा लगता है, ऑपरेटिव का निशान ऐसा लगता है, और एक्सक्लेमेटरी का निशान सबके अंत में फुल स्टॉप आपके इतने प्रकार के होते हैं। अब जब आप इंट्रोगेटिव लिखोगे और ये निशान लगा दोगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। यस सर। एक्सक्लेमेटरी वाक्य लिखोगे, ये निशान लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। आपको इसको और इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना ही होगा, नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में बात आ रही है? कोई मुश्किल है? आप सबका एक एक एग्जाम्पल में दे देता हूँ। असर्टिव का एग्जाम्पल देखिए, सनशाइन्स, सूरज चमकता है। यस सर। सर ये मैं सूचना है, सूचना मिल गई। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के जितने वाक्य होते हैं, जितने असर्टिव वाक्य होते हैं, उसमें सब्जेक्ट दिया होता है, वर्ब दिया होता है, और या ऑब्जेक्ट दिया होता है। देखो आज से अंग्रेजी बोलना भी आपको सीखना है। हिंदी और अंग्रेजी में क्या अंतर है? आप कहते हो हिंदी में राम आम खाता है, ये हिंदी का अर्थ है, सूचना है। राम आम खाता है सूचना है। आप भी आम खाते हो, हम भी आम खाते, सबको आम अच्छा लगता है, लेकिन कुत्ता तो आम नहीं खाता, शेर आम नहीं खाता है ना, कुछ को अच्छा लगता है। और ज्यादातर शाकाहारी लोगों को अच्छा लगता है, मांसाहारी को अच्छा नहीं लगता है। इसमें राम सब्जेक्ट है, आम ऑब्जेक्ट है, और खाना वर्ब। यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आया, ऑब्जेक्ट बीच में आया, और वर्ब लास्ट में आया। लेकिन इसमें अगर इसका हम ट्रांसलेशन करते, राम ईट्स आ मैंगो, राम ईट्स आ। अब इसमें देखिए कितना अंतर है दोनों में, इसमें और इसमें क्या अंतर है? पहला अंतर है कि अंग्रेजी इसमें नहीं सर, ये मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना सर? है कि अंग्रेजी इस होती है, कहीं लिखी है। पहला अंतर, जब आप हिंदी से अंग्रेजी में आओगे तो है कि अंग्रेजी नहीं लगती। दूसरा अंतर, यहाँ पर इस तरीके का फुल स्टॉप लगता है, और यहाँ पर कैसा लगा है? बिंदी के पॉइंट रख दिया जाता है, पॉइंट ही इसका फुल स्टॉप होता है। दूसरा अंतर, राम सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट क्या है? राम,
कैसे पता कि राम सब्जेक्ट है? सर जी वो मतलब काम नहीं कर रहा सर। कौन का उत्तर देता है? जैसे कहोगे कौन आम खाता है? राम। राम आम खाता है। तो जो कौन का उत्तर है वो सब्जेक्ट है। और राम क्या करता है? खाता है। आम खाता है। तो आम क्या है? ऑब्जेक्ट है। आम क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? तो जहाँ क्या का उत्तर मिले वो ऑब्जेक्ट। और राम आम के साथ क्या करता है? वर्ब आ गया। खाता। करने का काम आ गया। मैं पढ़ा रहा हूँ, खाने का काम वो कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? ईट्स। वर्ब कहेंगे। तो आपके हिंदी मीडियम में वर्ब अंतिम में रहता है, अंग्रेजी मीडियम में वर्ब बीच में रहता है। तो असर्टिव सेंटेंस में का यह प्रारूप है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनेगा तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्या राम आम खाता है या राम क्या खाता है? दो तरीके से वाक्य बन सकता है। अगर क्या राम खाता है तो उत्तर हाँ या ना में आएगा। अगर मैं पूछूं क्या आप आम खाते हो तो क्या कहोगे? आप आम नहीं खाते? यस। क्या आप आम खाते हैं? हाँ। डू यू ईट अ मैंगो? तो आप कहोगे यस। व्हाट डू यू ईट? पूछ लिया जाए तो पूरा उत्तर आपको देना है, आई ईट अ मैंगो। क्लियर? तो इस तरीके से हम वहां पर इंट्रोगेटिव डज राम ईट अ मैंगो। अब यहाँ पर देखिए डज का प्रयोग करके, जब डज आएगा तो ईट में एस नहीं प्रयोग नहीं लगा। टू या डज जब आएगा तो ईट में एस सीख लीजिए आज ही। आगे की बात आपसे जब मैं एडमिशन ले रहा था तो ये बातें पूछता था, आप नहीं बता पाते। सिंपल सी बात है, उसको आज सीख लीजिए। इस वीडियो को देखते रहे चैनल पर हमारे, ठीक है? तो फिर दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, सिट डाउन, बैठ जाइए, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। यहाँ पर सब्जेक्ट कहीं आया? नो सर। इंपेरेटिव में सब्जेक्ट नहीं होता, इसका सब्जेक्ट यू छिपा होता है। यू सिट डाउन नहीं कहा जाता, सिट डाउन यू आपका यू सामने वाला होता है, यू छिपा हुआ है, सिट डाउन, स्टैंड अप। और इसमें आदेश होती है, अनुमति होती है। मैं आई कम इन, अभी आपने कहा मैं अंदर आऊं, अनुमति होती है। और सलाह होती है, निवेदन होता है, प्लीज गिव मी योर बुक, निवेदन है, प्लीज गिव मी योर। और ऑब्जेक्टिव में मे गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको आशीर्वाद दे, आप खुशहाल हो, आप दीर्घायु हो, है ना? एक्सक्लेमेटरी में व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज। अब देखो यहाँ पर इज लास्ट में आया है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज। अगर नहीं तो आप व्हाट देखते ही इसको इंट्रोगेटिव समझ लोगे ना। व्हाट के बाद अगर इज इसके तत्काल व्हाट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तब तो इंट्रोगेटिव हो जाता। व्हाट के बाद अगर तुरंत इज लग जाता तो इंट्रोगेटिव हो जाता। सर ये लेकिन इज यहाँ लास्ट में लगा, इसलिए एक्सक्लेमेटरी है। हुर्रे, हुर्रे, इंडिया वॉन द मैच, इंडिया वॉन द मैच, भारत मैच जीत गया। एलास, एलास, एलास माने अरे बड़ा दुख की बात है, इंडिया लूज द मैच, भारत मैच हार गया। तो वहां पर एलास का प्रयोग, खुशी की बात हो तो हुर्रे का प्रयोग। इस प्रकार से आप सेंटेंस के पांचों एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। कोई दिक्कत? सर ऑब्जेक्टिव कोई प्रश्न? सर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया कि अगर वहां पर
कोई आशीर्वाद हो, शुभकामनाएं हो। मैंने कहा ना, मे गॉड ब्लेस यू, बताया था आपको। ये ऐसे वाक्य को आप टेटी वाक्य कहते हैं। हिंदी में आप कहते भाई खुश रहो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, गुड नाइट, बोलते हो बहुत यूज करते हो। तो ऐसे वाक्य को आप टेटी यानी शुभकामना देने वाला वाक्य कहते हैं। क्लियर? तो बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम हमारे वीडियो को फिर देखना, जो बात समझ में आए। हाँ, आपका होमवर्क क्या होगा, पहला लेसन जब आप खोलोगे तो पहले लेसन में ये पांचों वाक्य कहाँ कहाँ आए हैं आपके होमवर्क